हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर। आज के सेशन में लेके आई हूँ क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है जलवायु, उसके अगले टॉपिक को, जिसका नाम है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इसके पहले हम इस चैप्टर का परिचय जान चुके हैं, यानी कि चैप्टर ओवरव्यू जान लिया है कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। उसके बाद हमने जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है, जलवायु नियंत्रण कैसे होता है, वो सारी चीजें जानी। अब आज के सेशन में हम जानने वाले हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेस, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, हम प्रोवाइड कराते हैं आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इतने सारे बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराने के साथ साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है, जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो किया जाता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पिछले सेशन में हमने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जाना था, अब हम जानते हैं इन सब के बारे में डिटेल में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ऑलराइट तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। उनमें से सबसे पहला है अक्षांश। अब अक्षांश किसे कहा जाता है, सभी को पता होगा, अगर पहले का लेक्चर अटेंड किया होगा तो अक्षांश के बारे में जरूर आपको पता होगा। अक्षांश क्या होता है भैया बता दो। ग्लोब सभी ने देखा है, तो ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखाएं होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, इस तरीके की जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको देशांतर कहा जाता है। क्लियर है बात। तो हम बात करने वाले हैं अभी अक्षांश के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, अक्षांश के बारे में, क्योंकि अक्षांश ही वो तत्व है जो जलवायु को प्रभावित करता है। अब भारत की जलवायु को अक्षांशीय रेखाएं कैसे प्रभावित करती हैं तो जानते हैं। सबसे पहले आप इंडिया का मैप देखें, दिखाई दे रहा है सभी को, ये रहा इंडिया यानी कि भारत का मैप। इसको और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपको इसकी बाउंड्री ना दिखाई दे रही हो तो देखें भाई, ध्यान से देखें आप सभी। हाँ जी, ये देखें भाई, ये बन गया हमारा प्यारा भारत। क्लियर है। तो भारत के सभी राज्य दिखाई दे रहे हैं भाई। जल्दी से कमेंट करके बता दो कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक बेसिक क्वेश्चन, एक सबसे आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से कमेंट करके बता दें कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी कि कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज यानी कि यूटीज हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं तेजी से। तो ये रहा हमारे प्यारे भारत का नक्शा, और इसमें हम देखें आपको एक रेखा दिखाई दे रही होगी। ये देखें, कुछ इस तरीके से आपको एक रेखा दिखाई दे रही होगी, जो कि कितनी रेखा है, 23 डिग्री 50 मिनट, यानी कि ये देखें गौर से। क्लियर हो रही है बात। तो ये कौन सी रेखा है, ये है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। ठीक है, जो भारत को कितने भागों में विभाजित कर रही है, जो कि भारत को 2 भागों में विभाजित कर रही है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित कर रही है, और जिससे होकर भारत के 8 राज्य यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। देखें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम।
दिखाई दे रहे हैं कुल कितने राज्य? ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। अब इस कर्क रेखा का महत्व क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो कर्क रेखा या कर्क व्रत देश के मध्य भाग, देश के मध्य भाग, ये है भारत और भारत का मध्य भाग, एकदम बीचों बीच पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर, ये देखें भाई, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम तक जा रही है। ये कौन सी दिशा है आपकी? ये दिशा है आपकी पश्चिम दिशा, ठीक। और ये कौन सी दिशा है? ये है आपकी पूर्व दिशा। क्लियर हुई बात यहां तक की? तो कर्क व्रत जो है देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम तक अपन को दिखाई दे रही है। इस प्रकार से भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। क्लियर हो गई एक बात? तो कर्क रेखा की भारत में स्थिति हमने जान ली। अब क्या है? अब देखें, देश का लगभग आधा भाग, कितना आधा भाग कर्क व्रत के दक्षिण में स्थित है। कहां पर? कर्क व्रत के दक्षिण में स्थित है। ये कर्क रेखा है, ये है दक्षिण दिशा, ठीक, और ये है आपकी उत्तर दिशा, ठीक है। तो देश का लगभग आधा भाग कर्क व्रत के दक्षिण में स्थित है, जो एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कैसा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कि थोड़ा ज्यादा गर्म क्षेत्र है, ठीक। फिर देखें, भारत की जलवायु में, भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित होती हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? चैप्टर किस पर बेस्ड है? जलवायु पर बेस्ड है। ऑलराइट, जलवायु चैप्टर का नाम ही है क्लाइमेट। तो हम बात कर रहे हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें बात आती है अक्षांश की। अक्षांश में बात आती है कर्क रेखा की, जो कि एक अक्षांशी रेखा ही है, ठीक है। 23.5 डिग्री की अक्षांशी रेखा है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर हमने बात करी कि कर्क रेखा का जो दक्षिणी इलाका है, ठीक है, कर्क रेखा में भारत का जो दक्षिणी एरिया है वो कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि वो क्षेत्र कहाँ स्थित है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब क्या है? यानी कि ये भाग गर्म रहता है, ठीक है। और फिर एक और शब्द हमने जाना, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। हमने जाना कि भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपलब्ध हैं, दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं, ठीक। तो उष्ण कटिबंधीय तो हमने जाना कि ये क्षेत्र जो है गर्म रहता है, लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या होता है? उपोष्ण कटिबंधीय का मतलब ये होता है कि गर्म और ठंडा दोनों तरीके का क्षेत्र रहता है, ठीक है। यानी कि दोनों प्रकार की जलवायु रहेगी। ऐसा नहीं कि हमेशा गर्म जलवायु ही रहे, जैसा कि उष्ण कटिबंधीय में होता है। उपोष्ण कटिबंध में गर्म और सर्द दोनों प्रकार की जलवायु, सर्द यानी कि ठंडी यानी कि शीत, ठीक है। तो हॉट एंड कोल्ड दोनों प्रकार का क्लाइमेट आपको मिलेगा इसमें। तो भारत की जलवायु वैसे तो कहा जाए तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के नाम से जानी जाती है, लेकिन भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित होती हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो जो उष्ण कटिबंधीय की हम बात कर रहे हैं, कर्क रेखा के नीचे का जो क्षेत्र है, दक्षिण तरफ का जो क्षेत्र है, वहां उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलती है। और हम उत्तरी भारत की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर हमें ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की जलवायु मिलेगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। ऑलराइट, इतना कंसेप्ट क्लियर, अक्षांश के बारे में इतनी बातें क्लियर हो गई आप सभी को। बढ़ा जाए अब आगे, तो चलिए अब देखें, अब बात करें हम ऊंचाई की। दूसरा फैक्ट क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है या दूसरा एलिमेंट क्या है? ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई के बारे में एक फैक्ट तो हम जान ही चुके हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे तापमान कैसा होता है? कम होता जाता है, यानी कि तापमान में गिरावट आने लगती है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर जो है कम होता जाता है।
यहाँ माइनस का मतलब है कि कम होता जाता है। तो ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान में कमी होती जाती है। क्लियर। अब देखें, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, बिल्कुल है। भारत के उत्तरी भाग की हम चर्चा करें तो उत्तरी भाग किस तरीके का है, उत्तरी भाग की हम बात करें तो भारत का उत्तरी भाग हिमालय पर्वत है, मतलब पर्वतीय भाग है, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, लगभग 6000 मीटर है। जब हमने हिमालय पर्वत के बारे में बात करी थी, भारत के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में बात करी थी, तो हमने जाना था कि हिमालय पर्वत की एवरेज हाइट या औसत ऊंचाई कितनी है, लगभग 6000 मीटर है। याद रखना है भाई ये बात, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या कही गई है कि भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है। भारत का जो तटीय क्षेत्र है, नीचे की बात करें हम, यहां से यहां तक के भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत का तटीय क्षेत्र भी हमें विशाल दिखाई देता है। इतना बड़ा तटीय क्षेत्र है, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर है अरब सागर, यहां पर है बंगाल की खाड़ी, ऑलराइट, और नीचे क्या है, नीचे है आपका हिंद महासागर। नीचे क्या दिखाई देता है, हिंद महासागर दिखाई देता है। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई कितनी मिलती है, भारत के तटीय क्षेत्र में अधिकतम ऊंचाई हमें 30 मीटर की मिलती है। और हिमालय की हम बात करें, हिमालय की बात करें, पूरी की पूरी ऊंचाई की बात हो रही है, तो हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को, किन हवाओं को, ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। तो ऊंचाई क्या करती है, ऊंचाई, ऊंचे ऊंचे पर्वत जो रहते हैं वो दूसरी जगह से आने वाली हवाओं को रोक लेते हैं, उनके मार्ग में, हवाओं के मार्ग में एक बाधा का काम करते हैं, अवरोध का काम करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि पहाड़ों के पास से कुछ ऐसी हवाएं आ रही हो जो वर्षा कराने में सहायक हो, और पर्वत उनको अगर रोक लेते हैं तो उसी क्षेत्र में बारिश हो जाती है, फिर वो बारिश आगे नहीं बढ़ पाती, ठीक है। तो जो ठंडी हवाएं होती हैं, ठंडी हवाओं को भी हिमालय पर्वत रोक लेता है, जो मध्य एशिया से आती हैं, और उसे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोक लेता है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में बाकी के एरियाज के कंपैरिजन में उतनी ज्यादा ठंडा नहीं पड़ पाती। ऑलराइट, तो ये बात हो गई किसकी, ऊंचाई की। अब बात करेंगे हम वायु दाब एवं पवन की। ऑलराइट, तो भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। कुछ 3 प्रकार की वायुमंडलीय अवस्थाएं हमें दिखाई गई हैं, और यह भी बताया गया है कि भारत की जलवायु और मौसम संबंधी अवस्थाएं जो हैं, इन वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं, इन वायुमंडलीय गतिविधियों से संचालित होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो पहली बात तो हमें बताई गई है वायु दाब एवं धरातलीय पवनें। क्या बताया गया? वायु दाब, ठीक है, और धरातलीय पवनें, धरातल पर चलने वाली हवा। फिर ऊपरी वायु परिसंचरण, दूसरी बात। और तीसरी बात क्या बताई है? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या बताया गया है? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब अपन इन तीनों को डिटेल में जानेंगे कि कैसे ये तीनों अवस्थाएं भारत की जलवायु और भारत की जलवायु से संबंधित मौसमी अवस्थाओं को प्रभावित करती हैं, या भारत का मौसम या भारत की जलवायु किस प्रकार से इन 3 वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होता है। ऑलराइट, अब देखें वायु दाब एवं धरातलीय पवनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वायु दाब और धरातलीय पवनें क्या है, ठीक है। तो वायु दाब की हम बात करें तो एक होता है निम्न वायु दाब और एक होता है उच्च वायु दाब। अब चक्रवात का नाम आप सभी ने सुना होगा, जानते हैं, साइक्लोन। चक्रवात की बात करें, क्योंकि आगे जाके चक्रवात की ही बात आनी है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चक्रवात क्या होता है। निम्न दाब और उच्च दाब की जहां बात आती है वहां पर बात आती है चक्रवात की। अब चक्रवात क्या होता है? सबसे पहले शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करिएगा। चक्र यानी कि आप जब चक्र का नाम आप सुनते हैं तो आपको ऐसे राउंड में कुछ एक चीज दिखाई देती होगी, ऐसी कुछ चीज इमेजिन करते होंगे जो एक सर्कल के फॉर्म में चलती हो,
ठीक है, वात का मतलब होता है वायु, ठीक है, यानी कि वायु ऐसे सर्कल के फॉर्म में चलेगी। अब वो कैसे चलेगी, किस दिशा से किस दिशा की तरफ चलेगी, वो आप समझने की कोशिश करिएगा। तो चक्रवात, चक्रवात की बात हो रही है। चक्रवात का मतलब तो समझ में आ गया। वात का मतलब होता है हवा, और चक्र का मतलब कि जब कोई चीज ऐसे राउंड में घूमे, तो वात यानी कि हवा की बात हो रही है। तो यहाँ पर हवा ऐसे सर्कल के फॉर्म में चलेगी। अब कैसे चलेगी, किस दिशा में चलेगी, वो भी जानते हैं। तो चक्रवात में, चक्रवात जो है निम्न वायु दाब का केंद्र होता है। निम्न वायु दाब का केंद्र यहाँ पर क्या है, बीच में निम्न वायु दाब है, ठीक है। और इसके चारों तरफ की हम बात करें, चारों तरफ का जो एरिया है वहां पर बाहर क्या है, उच्च वायु दाब है। बाहर की बात करें तो बाहर क्या है, उच्च वायु दाब है। अब हवा कहां से कहां चलती है, ठीक है, हवा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है, ठीक है, जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ। तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर कुछ इस तरीके से सर्कल के फॉर्म में हवा चलेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये केंद्र की तरफ इस तरीके से हवा जाएगी। क्लियर हो रही है बात, यानी कि कुछ इस तरीके से बाहर से ये हवा अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से चल रही है एक चक्र के फॉर्म में। तो ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई आपके चक्रवात की, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे साइक्लोन भी कहा जाता है। ऑलराइट, तो शीत ऋतु में, अब आ जाओ भाई ठंड के मौसम की तरफ चलते हैं। तो शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। हिमालय के उत्तर में क्या होता है, उच्च दाब होता है। अब हिमालय के उत्तर में उच्च दाब है, यानी कि उत्तर से दूसरी तरफ निम्न वायु दाब की तरफ उच्च वायु दाब से पवनें चला करेंगी, ठीक है। और इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं, और इस क्षेत्र की जो ठंडी शुष्क हवाएं हैं वो दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहेंगी। हिमालय के उत्तर में क्या है, उच्च वायु दाब है, ठीक है, और इसके दक्षिण में क्या है, निम्न वायु दाब है। तो हवा कहां से कहां तक चलेगी, उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेगी, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चला करेंगी। ऑलराइट, फिर देखें, ये बात हो गई ठंड की। फिर ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत में, किस ऋतु की बात हो रही है, ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है। तो ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब जहां पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न है तो वहां पर हवाएं उच्च वायु दाब के क्षेत्र से आनी चाहिए, यानी कि यहां पर भी साइक्लोन की स्थिति बनेगी। ऑलराइट, क्लियर हो गई ये बात। अब देखें, अब वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी दिशा की ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। क्या बात कही गई है कि वायु जो है दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर आएगी। क्योंकि अभी हमने क्या जाना था, अभी हमने जाना था कि ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो अब हवा कहां से आएगी, उस निम्न दाब के क्षेत्र में हिंद महासागर के उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से आएगी, क्योंकि हवा हमेशा कैसी चलती है, हवा हमेशा उच्च दाब से हवा हमेशा निम्न दाब की ओर चला करती है, ठीक है। ये क्या है, ये हवा है। ऑलराइट, तो वायु जो है अब दक्षिण में स्थित हिंद महासागर, ये दक्षिण में क्या है, यहां पर हिंद महासागर है, ये है भैया भारत, और ये दक्षिण में क्या है, इधर है हिंद महासागर। ऑलराइट, तो वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से कहां, दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए, ठीक है, ये है दक्षिण, और दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए यहां से अब हवा यहां की तरफ जाएगी। देखो भाई, ये हो गई आपकी दक्षिण दिशा और ये हो गई आपकी दक्षिण पूर्व दिशा।
तो अब हवा कहां से कहां जा रही है? उच्च दाब वाले क्षेत्र से। यहां पर है उच्च दाब वाला क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए यहां से बह रही है हवा, यहां से बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए, कहां? दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर हवा बहने लगेगी। कहां पर? कुछ इस तरीके से हवा बहने लगेगी। ऑलराइट, और इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। हवा जो है, फिर से समझने की कोशिश करिएगा दिशाओं के अनुसार, ठीक है। हिंद महासागर दक्षिण में स्थित है, स्थिति क्लियर है। फिर यहां पर कौन सा क्षेत्र स्थित है? उच्च दाब का क्षेत्र है। हवा कहां से कहां चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, ठीक है। एक बात क्लियर। तो अब हवा क्या करेगी? हवा उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती हुई, सबसे पहले तो दक्षिण पूरब में आएगी, क्योंकि ये दिशा कौन सी है? पूरब है। ये दिशा है आपकी पश्चिम दिशा। तो दक्षिण पूरब दिशा में बहते हुए फिर विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ जाएगी। कहां? कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगी, दाहिनी ओर मुड़ जाएगी और भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगेगी। फिर इन्हें ही किस नाम से जाना जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के नाम से, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये कैसे मुड़ेंगी? ये दाहिनी तरफ मुड़ेंगी, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से ही इन्हें जाना जाता है। फिर देखें अगली बात क्या कही है कि ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती हैं, ठीक है। कोष्ण का मतलब होता है गरम। कोष्ण का मतलब क्या होता है? गरम। तो ये जो पवनें हैं कहां से बहा करेंगी? अब बहा करेंगी कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहेंगी और नमी ग्रहण करेंगी, आर्द्रता ग्रहण करेंगी तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करेंगी। तो इस तरीके से वायु और वायु दाब के द्वारा कहां वर्षा होती है? भारत में वर्षा होती है। क्लियर हो गई बात? किसके द्वारा? दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के द्वारा। और दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों की उत्पत्ति कैसे हुई उसका भी कंसेप्ट हमने पूरा कुछ इस तरीके से समझा। क्लियर है यहां तक की बात? यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया, यानी कि वायु एवं वायु दाब का वर्षा कराने में किस तरीके से योगदान होता है वो बात हमने जानी। ऑलराइट, और हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के द्वारा ही वर्षा होती है। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में घुसा लो, रट लो। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं आगे। अब है ऊपरी वायु परिसंचरण। क्या होता है भाई साहब ये ऊपरी वायु परिसंचरण? ये क्या होता है? तो सबसे पहले एक इस इमेज को आप समझ लें, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। ये हमारी पृथ्वी का गोला है, ठीक। ये बीचों बीच क्या गया भैया? विषुवत वृत्त। बीचों बीच क्या गया? ये है आपका विषुवत वृत्त है बीचों बीच, ठीक। क्लियर है बात? यानी कि 0 डिग्री की भूमध्य रेखा की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद देखें ये रही आपकी मकर रेखा, ठीक है। याद रखना विषुवत वृत्त के नीचे यानी कि भूमध्य रेखा के नीचे है आपकी मकर रेखा, और कितने डिग्री की है ये? 23.5 डिग्री दक्षिणी, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। कौन सी? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा है, ठीक है। और इसके बाद ऊपर की बात करें तो देखें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा गया है? कर्क रेखा, जो भारत को 2 भागों में बांटा करती है, ठीक है। उसके बाद देखें ये आपका जो क्षेत्र है, जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र है? आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। और ये हो जाएगा उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये हो जाएगा दक्षिणी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद ये जो आपको लाइट कलर में एक क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, और ये है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक। और ये रहा आपका दक्षिणी ध्रुवव्रत, दक्षिणी शीत कटिबंध, ये रहा उत्तरी ध्रुवव्रत, उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव।
क्लियर हो गई बात। और इसी के यहाँ पर आप देखें तो ये कौन सी रेखा है, ये है आपका 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आर्कटिक वृत्त है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपका अंटार्कटिक वृत्त है। क्लियर है, ये चीज आपको रट लेनी है कि किसके बाद क्या आता है। बीच में आपकी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर और नीचे का क्षेत्र उष्णकटिबंध, फिर उसके बाद कर्क रेखा आ जाएगी। कर्क रेखा उत्तरी अक्षांशी रेखा है 23.5 डिग्री की और मकर रेखा दक्षिणी अक्षांशी रेखा है 23.5 डिग्री की, ठीक है। फिर उसके बाद कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाएगा, मकर रेखा के नीचे का क्षेत्र दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाएगा और ये रहेगा आपका दक्षिणी ध्रुव, वो रहेगा उत्तरी ध्रुव। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशी रेखा आर्कटिक वृत्त के नाम से जानी जाएगी और नीचे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा आपकी अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानी जाएगी। क्लियर है, ये चीजें बीच बीच में जानना जरूरी है ताकि बीच बीच में जो भी छोटी छोटी बातें आती हैं उनको समझना आसान हो जाए। ऑलराइट, अब देखें ऊपरी वायु परिसंचरण के बारे में जानते हैं। देखें तो इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है और इस प्रवाह का एक मुख्य घटक क्या है, जेट धारा। क्या होती है जेट धारा, उसको अपन को समझना है। पश्चिमी प्रवाह या पश्चिमी विक्षोभ के बारे में हम जानेंगे। क्या कहा गया है, इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है, ठीक है। और ये होता क्या है, जेट धारा। अब जेट धारा की हम बात करें तो जेट धाराएं लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं। कहाँ स्थित होती हैं, 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, ठीक है, लगभग यहां से थोड़ा ऊपर, ठीक। तो जेट धाराएं लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय, कौन सा, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र कैसा होता है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ना तो ज्यादा गर्म होता है ना ठंडा होता है, यहाँ पर गर्म और ठंडी दोनों प्रकार की मौसम पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जेट धाराएं लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं, क्योंकि ऊपर की ओर स्थित है और नीचे का जो क्षेत्र है वो कैसा है, वो उष्ण कटिबंधीय वाला है और ऊपर वाला उपोष्ण कटिबंधीय वाला है। उष्ण गर्म रहता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वहां पर हमेशा गर्म जलवायु पाई जाती है और उपोष्ण कटिबंध में कैसी पाई जाती है, गर्म और ठंडी दोनों। ऑलराइट, और भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। ये जेट धाराएं भारत में कब और कहां प्रभावित होती हैं, प्रवाहित होती हैं, यानी कि बहा करती हैं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर, गर्मी में नहीं चलती हैं, ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती हैं। ऑलराइट, फिर एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, वो गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है, प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर, ठीक है। एक पूर्वी जेट धारा ऐसी होती है जो गर्मी में भी बहती है, लेकिन जेट धाराएं अधिकांश गर्मी को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में बहा करती हैं, ठीक है। यहाँ पर हिमालय है, हिमालय के दक्षिण में बहा करती हैं, लेकिन एक पूर्वी जेट धारा ऐसी है जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, वो गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो हमने जानी क्या, जेट धाराओं की स्थिति जान ली। क्लियर, अब चलते हैं आगे। अब देखें भाई, जेट धाराओं के बारे में डिटेल से समझते हैं। जेट धारा ये एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई लगभग 12,000 मीटर से अधिक। अब क्षोभ मंडल तो सभी को पता है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कितने भागों में बटा हुआ है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल, यानी कि 5 भागों में बांटा गया है। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से होता है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर होता है समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, फिर होता है आयन मंडल और उसके बाद होता है आपका बहिर्मंडल। ऑलराइट,
तो जेठ धारा ये एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई लगभग 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। 12,000 मीटर से अधिक यानी कि 12 किलोमीटर की बात हो रही है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर, तो 12 किलोमीटर में कितने मीटर? 12,000 मीटर। अब जब अपन 12,000 बड़ा सा आंकड़ा देते हैं तो देखते हैं तो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक यानी कि 12 किलोमीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। कैसी? पश्चिमी हवाएं होती हैं, पश्चिम की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं और इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कितनी? गर्मी में ये हवाएं, जेट धाराएं कितनी हो जाती हैं? इनकी गति कितनी हो जाती है? 110 किलोमीटर प्रति घंटा। और सर्दी में कितनी? सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऑलराइट, और बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है और उनमें से सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो बहुत सी अलग अलग जेट धाराएं होती हैं, उनमें से सबसे स्थिर कौन सी होती है? मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं होती हैं। तो जेट धाराएं वायुमंडल के किस मंडल में चलती हैं? क्षोभ मंडल में चलती हैं, जो सबसे निचला स्तर होता है। कौन सा? क्षोभ मंडल का। वहां पर ये जेट धाराएं चला करती हैं और किस तरफ चला करती हैं? पश्चिम की तरफ, इसलिए पश्चिमी हवाएं होती हैं। क्लियर? फिर लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं। कहाँ स्थित होती हैं? 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऊपर की तरफ, उत्तरी अक्षांशों की तरफ होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है, उत्तर की तरफ वाला क्षेत्र जो होता है वो उपोष्ण कटिबंध होता है। ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, सर्द गर्म दोनों प्रकार की जलवायु वहां पर पाई जाती है, ठीक है। और पश्चिमी क्यों? क्योंकि ये पश्चिम की तरफ चला करती हैं, इसलिए ना पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? तो जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री, कहां से कहां तक? 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? इसी वजह से इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। क्लियर हो गई यहां तक की बात? जल्दी बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या? क्लियर है? चलिए अब देखें, भारत में जेट धाराओं की बात करें तो भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। क्या बात कही गई? भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर, गर्मी के ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के कहां? दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। क्योंकि कहां से कहां तक की बात हमने करी थी? 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, यानी कि हिमालय के दक्षिणी तरफ की ही बात हो रही है। क्लियर? फिर इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा, क्योंकि जेट धाराएं कहां बहती हैं? क्षोभ मंडल में पश्चिमी पवनों के जैसे बहती हैं, यानी कि पश्चिम की दिशा की तरफ बहती हैं। तो इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भागों में, ठीक है। अब देश का उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा हुआ? ये हुआ उत्तर, ये है पश्चिम, और ये वाला भाग हुआ उत्तर पश्चिम। और ये हवाएं कैसी चल रही हैं? ये हवाएं कैसी चल रही हैं? कुछ इस तरीके से चल रही हैं। क्लियर हो गई बात? तो भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में बहा करती हैं, दक्षिण में प्रवाहित होती हैं, और इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में, यहां पर और यहां पर उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आया करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब देखें, गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंध पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। गर्मी की बात करें तो गर्मी के दिनों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा, ये जो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा है वो हिमालय के कहां चली जाती है? उत्तर में चली जाती है। और एक पूर्वी जेट धारा,
एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। तो ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई आपकी जेट धाराओं की। और जेट धाराएं किस तरीके से कहां किस दिशा में कब जाती हैं। अब एक और नया कंसेप्ट आता है आपके सामने। कौन सा? वो आता है कोरियोलिस बल का। क्या होता है कोरियोलिस बल या कोरियोलिस फोर्स की हम बात करें, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। ये देखें, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का अक्ष, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती ही रहती है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? कोरियोलिस बल। तो सबसे पहली बात तो ये उठती है कि कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है कोरियोलिस बल। एक बात याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाएगा, या तो अति लघुत्तरीय में पूछा जाएगा या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। और ये एक आभासी बल है, ठीक है। आभासी बल है जिसका आभास होता है पर वो दिखाई नहीं देता है। और इस बल के कारण ही पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, देखो भैया, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध है। ये है आपका उत्तरी गोलार्ध और ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ऑल राइट, क्लियर हो रही है बात? तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, ये देखो, ये है भाई इस तरफ उत्तरी गोलार्ध है, और उत्तरी गोलार्ध का दाहिनी तरफ यानी कि इस तरफ, ठीक है, इस तरफ ये जो रेखा गई है यहां से देखें, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ दिखाई दिया। और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, यह है आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब दक्षिणी गोलार्ध का बाईं ओर कैसा रहेगा? कुछ इस तरीके का। तो ये रहा दक्षिणी गोलार्ध का बाईं ओर, ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध का बाईं ओर ये रहा। और ऊपर की तरफ रहेगा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध का दाहिनी ओर ये रहेगा। क्लियर है बात? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है आभासी बल, जिसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। कोरियोलिस बल किस तरीके का बल है? एक आभासी बल है, ठीक है। और इस बल के कारण ही पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर मुड़ा करती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ा करती हैं। और इसे ही फेरेल का नियम भी कहा जाता है। किसका नियम? इसे ही फेरेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो जब फेरेल के नियम के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऑल राइट, एक बार फिर से सुनिएगा। कोरियोलिस बल किस तरीके का बल है? आभासी बल है। किसके कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। अब इस बल के कारण क्या होता है? इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही फेरेल का नियम कहा जाता है, फेरेल लॉ या कोरियोलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है। चलिए अब देखें, अब अगली बात क्या थी अपनी इसमें? पश्चिमी विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात थी। तो चक्रवात की बात तो मैंने आपको समझा दी थी कि चक्रवात क्या होता है? एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है। चक्रवात क्या होता है भाई? एक बार फिर से सुन लो। चक्रवात एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है, ठीक है, ठीक है, जिसके केंद्र में क्या होता है? निम्न वायु दाब होता है। जिसके केंद्र में निम्न वायु दाब होता है, यानी कि वायु दाब कम होता है। ऑल राइट, तो पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं,
ठीक है। पश्चिमी प्रवाह के द्वारा क्या होता है, अभी अपन ने क्या देखा था, जेट धाराएं पश्चिम की तरफ जाती हैं चौमंडल में, ठीक है। तो इसी पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर, यह है उत्तरी भाग और यह है पश्चिमी भाग, ठीक, और यह है आपका उत्तर पश्चिमी भाग। उत्तर और पश्चिम के बीच कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिमी दिशा होगी। तो पश्चिमी प्रवाह के द्वारा, इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी, कहां कहां, देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, यानी कि पश्चिमी चक्रवाती हवाएं चला करती हैं। और गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। तो ये सारी बात होती है किसकी, जेट धाराओं की, कि जेट धाराएं कहां कहां किस तरीके से मौसम को परिवर्तित करती हैं और कहां कहां किस तरीके से वर्षा भी कराती हैं। ऑलराइट, क्लियर हो गई ये बात। यहां तक किसी को कोई समस्या? सारे कारण अगर जब आएंगे लिखने तो आप लिख देंगे, जल्दी से बताएं, तेजी से बताएं भाई, फटाफट। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो, जल्दी, कोई सवाल हो, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो फटाफट आप कमेंट करके बताएं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। चलिए, तो ऑल क्लियर है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं आप सभी को। क्या कहते हो, बढ़ा जाए फिर आगे? चलिए, तो आज का जो सेशन था, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, किन किन कारणों के कारण भारत की जलवायु अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। तो मुख्यतः भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की ही होती है। हम नीचे की बात करें, कर्क रेखा के नीचे के क्षेत्र की हम बात करें तो कर्क रेखा के नीचे के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, यानी कि अधिकांश समय गर्म जलवायु होती है। और कर्क रेखा के ऊपर की बात करें, यानी कि भारत के उत्तरी भाग की बात करें तो भारत की जलवायु उस कर्क रेखा के ऊपर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आती है, इसलिए उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आती है। तो गर्म और सर्द, यानी कि ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की होती है। तो भारत की मुख्यतः जलवायु उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। और वैसे भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। ऑलराइट, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव लेसन और रिकॉर्डेड लेसन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज उपलब्ध हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इतने सारे बोर्ड के सिलेबस को कवर कराने के अलावा उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। हमारे पास आपके लिए कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।